हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बहुत से बच्चे जो हैं वो स्विच करते हैं यूपीएससी से पीसीएस की तरफ या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तरफ। तो क्या जो पैटर्न है, क्योंकि आपको पता होगा कि सारे टॉपर्स और जहाँ पे भी आप पूछते हैं, जैसे भी आप मेंटरशिप लेते हैं, कहीं पे भी आप बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में बोला जाता है कि आपको इन स्टैंडर्ड बुक से जो है तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि वो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि हर एक एग्जाम की डिमांड अलग होती है। और अगर हम उस डिमांड के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, तभी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो थोड़े हाई होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि बेसिकली किसी एक एग्जाम या फिर एक साथ 2 या 3 एग्जाम की तैयारी सेम सब्जेक्ट और सेम किताब से, सेम बुक से, सेम स्टैंडर्ड बुक से किस तरीके से की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखेंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। उसमें बात करता है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार को समाप्त किया। मतलब यहाँ पर मोनोपोली की एंडिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी लग रहा है। जिसने भी थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी, जिसने भी कंटेंट पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि भाई कि अगर मोनोपोली खत्म होने की बात हो रही है तो लगभग लगभग 1813 के अधिनियम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड पीसीएस 2016 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूपीएससी इसको किस तरीके से पूछता है। आगे देखें तो यहाँ पर 2019 आईएएस प्री 2019 का ये जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चार्टर्ड एक्ट 1813। इसमें डायरेक्ट बता रहा है कि चार्टर्ड एक्ट 1813 में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब यहाँ पर कथन आ रहे हैं, स्टेटमेंट यहाँ पर दी जा रही है। अब यहाँ पर क्या आपको देखना है कि जब कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं, बेशक आप अधिनियम पढ़ रहे हैं 1813 का पढ़ रहे हैं या 1773 का पढ़ रहे हैं या फिर 1858 का पढ़ रहे हैं, तो आप जब कभी कोई भी अधिनियम पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपको देखने की बात है कि उसमें क्या होता है, क्यों लाया जा रहा है, उसका इंपैक्ट क्या हुआ। ठीक है, ये 3 बेसिक चीज है। जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, चाहे आप अधिनियम पढ़िए, चाहे आप गांधी जी के जो मूवमेंट्स हुए आप उनको पढ़िए, चाहे आप जो है कोई भी कंटेंट पढ़िए, आप कहीं से कहीं तक भी पढ़िए, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आगे हम इसमें बात भी करेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड भी बात करेंगे और इकोनॉमी से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो जुड़े रहिए। लास्ट में आपको मैं एक और चीज बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनको टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूपीएससी का पैटर्न क्या है वो देखते हैं। तो चार्टर्ड एक्ट 1818 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 का ये क्वेश्चन है। इसमें बोलता है, इसने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, मतलब मोनोपोली को, चाय व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये बात ठीक है और ये हमें पता भी चलता है अगर हम पढ़ते हैं 1857 का 1813 का अधिनियम जब हम पढ़ते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर लिंक क्या करना है? हम यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लिंक क्या करना है कि जब हमने वो अधिनियम पढ़ा तो क्या उसके प्रावधान पढ़े, क्या उसके प्रावधान पढ़े और उन प्रावधानों को हम किस तरीके से जोड़ पा रहे हैं 1813 के अधिनियम में, ये बात जानने की जरूरी है। चलिए, पहला स्टेटमेंट हमने रीड कर लिया, दूसरी बात करते हैं। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। मतलब यहां पर बात कर रहा है कि अब जो है आगे आते आते 1813 के जब अधिनियम आया तो उस अधिनियम के आते आते जो था वो अब ब्रिटिश की जो सत्ता थी उसका संप्रभु यहाँ पर सॉवरिटी जो है अब यहाँ पर दिखने लग जाती है। यहाँ पर उसका जो है इंपैक्ट दिखने लग जाता है। तो बात बिल्कुल ठीक है, अगर पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा तो भी ये बात कहीं ना कहीं तक समझ में आती है कि अगर मोनोपोली को हटाया जा रहा है, मतलब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किसी तरीके का रूल लगाया जा रहा है, वो भी किसी जो है गवर्नमेंट के थ्रू, जिसने उसको चार्टर दिया आने के लिए 1600 में, तो हाँ ये वो कर सकती है या ये लिंक हो सकता है। ये अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा कि हाँ यही है या नहीं है, हाँ ये हो सकता है, एजम्पशन है। थर्ड, कि भारत का राजस्व मतलब रिवेन्यू अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, कि अब जितना भी भारत का रिवेन्यू है वो अब किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिश संसद के अंडर में आ गया। यहां थोड़ा बहुत जो है डाउट आता है,
लेकिन अगर किसी बच्चे ने यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे ने इन अधिनियम के प्रस्तावनाओं को अगर पूरे स्टेटमेंट्स को ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो वो यहाँ कंफ्यूजन में आ जाएगा। यहीं पर ट्रैप जो है यूपीएससी बिछाता है। और इसी तरीके से जो बाकी के दूसरे जो पीसीएस एग्जाम्स हैं वो आपको स्ट्रेट पूछते हैं कि क्या कभी आपने वो पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप पैटर्न बदल रहे हैं तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स आएंगे, तो स्टेटमेंट्स भी मैंने आगे दिए हुए हैं, वो भी पता चलेगा किस तरीके से स्टेटमेंट्स में फंसाया जाता है। ठीक है, तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई पूरे अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया भारत का राजस्व, मतलब पूरा रिवेन्यू जो है वो लगभग किसके अंडर में आ गया, संसद के अंडर में आ गया, पार्लियामेंट के अंडर में आ गया। तो ये स्टेटमेंट तो हमें याद आ रहा है कि अगर आपने इसको अपना जो प्रीवियस नॉलेज इसमें लगाएंगे, अगर आप थोड़ा थिंकिंग लेवल अपना जो है थिंकिंग का यूज करेंगे तो आपको याद आएगा कि भाई ये तो 1858 के जो अधिनियम आया था उसमें हुआ था, तो ये तो संसद का पूरा नहीं हो सकता। तो यहां से आपको ये देखना है, लिंक करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप यूपीएससी के साथ किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यूपीएससी में स्टेटमेंट्स का जो है वो बहुत ज्यादा रोल है, जबकि पीसीएस में फैक्ट्स के साथ बात की जा रही है। साथ ही साथ ये नॉलेज चेक की जा रही है आपकी कि आपकी रिकॉलिंग पावर उस पर्टिकुलर या फिर रिमेम्बरिंग पावर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसी है। ठीक है, तो यहां से पता चलता है कि नहीं भाई, जो ये पोर्शन था थर्ड वाला ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पर हम सही और गलत की पहचान नहीं करने की बैठे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को करें। अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें पॉलिटी को किस तरीके से ध्यान में रख के पढ़ना है, क्या चीजें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। अगर हम जो है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे आगे क्वेश्चन आएगा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य मतलब एक स्टेटमेंट दिया कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। ठीक है, ये आईएएस प्री में 2025 का क्वेश्चन है कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। अब यहां से दो चीजें क्लियर हो रही है, अब दो चीजें स्टेटमेंट है। अब यहां पर आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए थी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, कि या फिर अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने जो है 1930 के बाद या फिर 1900 जो है 22 के बाद चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद के अगर आपने पोर्शन पढ़ा और गांधी जी के मूवमेंट्स पढ़े हो, जिसमें दांडी मार्च से वो स्टार्ट करते हैं आप दोबारा, तो दांडी मार्च से लेकर अगर आप 1942 तक जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन तक, तो आपको लगेगा कि अब थोड़ा सा गांधी जी अग्रेसिव मोड में है। ठीक है, अब वो ज्यादा उतने लीनियंट नहीं है या आंदोलनों को इतना जो है वो लीनियंट नहीं चला रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मांगे रख रहे हैं, क्योंकि दांडी मार्च में भी 11 मांगे लगभग रखी गई उनके थ्रू। तो अब डिमांड रख रहे हैं, डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो यहां से बात आ रही है कि अब गांधी जी धीरे धीरे अग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्या आएगी, राजद्रोह की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अग्रेसिवनेस है। तो आप लिंक करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको जब ये पढ़ेंगे 1930 से लेकर 42 का पोर्शन जब आप पढ़ेंगे तो आप गांधी जी में इस तरीके से भी पढ़ेंगे कि उनके स्टेटमेंट्स का किस मूवमेंट के साथ ज्यादा रिलाय होता है। ठीक है, यहां पर लग रहा है, हो सकता है आपको लगे कि 1942 के बारे में बात है, करो या मरो का नारा भी 1942 में ही दिया गया था। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये लगे कि राजद्रोह की बात तो वहां पर भी हो सकती है, लेकिन नहीं, यहां पर बात हो रही है दांडी मार्च की। यहां पर बात हो रही है दांडी मार्च की। दांडी में नमक कानून सर्वाधिक उल्लंघन करने के समय ये बोला गया था कि राजद्रोह, क्योंकि राज के जो अधिनियम था, जो कानून था, उसको तोड़ने की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहां से आपको लिंक करना है। तो अगर आप पीसीएस, क्योंकि यूपीएससी वाला बच्चा तो ये बात समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने उसको इस तरीके से एनालाइज करके पढ़ा होगा। लेकिन पीसीएस के बच्चों को समझने के लिए, जो पीसीएस से यूपीएससी की तरफ स्विच करना चाहता है या फिर दोनों को साथ पढ़ना चाहता है, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं तो उसको मैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के साथ मैं किस तरीके से लिंक कर सकता हूं। जब आप ये लिंकेज करेंगे, करो या मरो का नारा 1942 में ही क्यों दिया, 1920 में क्यों नहीं दिया, 1917 में क्यों नहीं दिया, 1918 में क्यों नहीं दिया, जब आप इसको एनालाइज करना सीख जाएंगे तो आपके लिए वो पीसीएस के लिए, क्योंकि कंटेंट तो आप सेम पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे भाई हिस्ट्री में। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम को आप बेस बनाएंगे अपनी एनसीईआरटी कवर करने के बाद। तो यहां आपको लिंक करना पड़ेगा कि वो जो स्टेटमेंट पर्टिकुलरली दी जा रही है, क्या वो स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्लियर होता है।
अब ऐसे ही सिर्फ दांडी मार्च पे ही देखिए कि किस तरीके से पीसीएस क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछता है। तो यहां पर बात हुई एमपी पीसीएस सेम ईयर है, 2025 में पूछा गया है, एमपी का पीसीएस है उसमें कि 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि। अब 1930 में मैंने अभी डिस्कस किया था कि टाइमलाइन जब आप पढ़ेंगे तो 1917 से लेकर 1900 लगभग 48 तक की आप टाइमलाइन पढ़ेंगे, और गांधी जी की मेन टाइमलाइन जब पढ़ेंगे तो 1900 बीच में जो गैप आता है चोरा चोरी के बाद 1929-30 में पढ़ेंगे आप। तो यहां से पता चल रहा है कि भाई बात तो 1930 की हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है, तो 1930 में क्या क्या चीजें हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, लाहौर अधिवेशन भी हुआ था जहां पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, ठीक है, उसकी भी बात की गई थी। दांडी मार्च की भी बात की जा रही है यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि भारत क्या भारत छोड़ो आंदोलन से है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टाइमलाइन से रिलेटेड आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पीसीएस में कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी पीसीएस में जाना चाहते हैं, तो यूपीएससी के बच्चा ज्यादातर जो है वो फोकस करता है कि किस किस तरीके से मैं इंटरलिंक करता चला जाऊं चीजों को, लेकिन पीसीएस ज्यादातर फोकस करता है कि टाइमलाइन में किस तरीके से बाउंड किया जाए क्वेश्चंस को, ठीक है, जो कि अभी हाल फिलहाल के पैटर्न में रहा है। तो वही बात करें तो यहां पर क्या पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन सबको पता है 1942, नहीं पता तो आपको पढ़ने की जरूरत है, एनसीईआरटी पढ़िए आप पहले, ठीक है, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए। अगर आपको नहीं पता था भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ तो आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। इसमें कोई बुरा मानने वाली या फिर ऐसा नहीं कि मैं बहुत पीछे हूँ, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि मेरे को अब क्या पढ़ना चाहिए अगर मुझे ये नहीं पता, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। बंगाल विभाजन आपको पता है कि 1905 की बात हो रही है, ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 के बारे में बात हो रही है। जलियांवाला हत्याकांड 1919 के बारे में बात हो रही है, रोलेट एक्ट, ठीक है, 1919 के बारे में बात हो रही है। तो क्या बचता है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। इतना अगर आपको टाइमलाइन याद भी नहीं है तो भी आप लिंक कर सकते थे कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन तो बाद का है। इतना तो अगर आपने पढ़ा है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, चाहे वो स्टेट की कर रहे हैं चाहे यूपीएससी कर रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड माइंडसेट लेके चला जाता है कि हाँ भाई इतना तो पता होगा। अगर नहीं पता तो पता लगाने की जरूरत है, पहले उसको पता लगाइए आप। एनसीईआरटी में बार बार बोल रहा हूँ, पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसकी टाइमलाइंस पढ़िए और लगातार पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं कि पहले आपने गांधी इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आपने पीवाईक्यूज देख लिए और पीवाईक्यूज देखने के बाद आपको पता चला कि भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से, तो आपने पहले भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लिया। 1905 का बंगाल विभाजन पढ़ा ही नहीं है आपने, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा ही नहीं है आपने, सीधा 1942 पढ़ा। फिर आपको लगा नहीं यार माउंटबेटन प्लान इंपॉर्टेंट है, चलिए 1947 में चलते हैं पहले। फिर जाके आपको याद आया अरे नहीं यार चंपारण मूवमेंट पढ़ लेते हैं, तो 1917 में गए। फिर खेड़ा पढ़ लेते हैं, अहमदाबाद पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप पढ़ने बैठे मॉडर्न इंडिया से आपने स्टार्ट किया है तो आप 1757 से कॉन्टिन्यूसली 1948 तक पहले उस एरा को पूरा पढ़िए, ताकि अगर टाइमलाइन आप रटने भी नहीं बैठेंगे तो इंसिडेंटली बाय इंसिडेंट आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या नाम है आपका, आईएनसी कब बनी, स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ, पहला सूरत अधिवेशन कब हुआ, फिर लाहौर अधिवेशन, आपको ये सब चीजें पता चलती जाएंगी, ठीक है। अगर आप बीच बीच में से पढ़ेंगे कि मैंने पीवाईक्यू, क्योंकि बहुत बच्चों का ये कंसर्न मेरे पास मैसेज भी आता है कि सर मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज किया था, मुझे पता लगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो तो 1930 में से आ रहे हैं, 1930 में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस जो है वो तो 1942 से पूछे जा रहे हैं, तो हम 1915 क्यों 1905 क्यों पढ़ें, कि गांधी जी इंडिया में आए वो क्यों पढ़ें। तो भाई वो टाइमलाइन को मैच कैसे करोगे आप। अगर आपसे पूछ लिया गया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लिया गया, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पूछ लिया गया, या फिर आपसे जो है सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान जी के बारे में पूछ लिया गया, आउट ऑफ द जो फेमस बॉडीज हैं उनसे पूछ लिया गया, तो फिर क्या करोगे आप। तो आपको एक टाइमलाइन से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पैटर्न बताता है पीवाईक्यू का कि पूछने के तरीके में क्या फर्क है यूपीएससी में और पीसीएस में। दोनों की तैयारी करने के लिए आपको वो टाइमलाइन का इंपॉर्टेंस पता चलेगी यहां से, और जब वो टाइमलाइन की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी तो आपको उसके अंदर एनालिसिस करता चलना है कि अगर 1905 में स्वदेशी मूवमेंट आता है, अगर पूर्ण स्वराज की बात होती है यहाँ पर, तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर आप दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप सीधे ये थिंकिंग आप जो है एबिलिटी अपनी चेक करेंगे कि क्या भाई मैं दादा भाई नौरोजी को रजनीकांत दत्त के साथ मर्ज करके सीधा जाऊं क्या, और देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी क्या थी,
तो वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। इसके लिए स्पेशल आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट पढ़ूंगा उसके बाद फिर मैं आऊंगा यहाँ पर। वो ठीक है, आप टाइमलाइन के थ्रू पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरलिंक अगर आपने पढ़ लिया है, अगर आपने इसको कवर कर लिया है, दादा भाई नौरोजी की थ्योरी को, रजनी पामदत्त की थ्योरी को अगर आपने कवर कर लिया है, तो जब आप इस पोर्शन पे पहुंचेंगे तब आपको वो लिंक करना पड़ेगा कि दादा भाई नौरोजी ही क्यों, उनका उनका रोल क्या था, अगर क्यों भी नहीं तो उनका रोल क्या था, पहले क्या रोल रहा उनका। ठीक है, अगर बात करें सी आर दास का क्या रोल रहा, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही क्यों अपना गुरु माना। ये जब आप सोचने लग जाएंगे, चाहे आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, चाहे फिर आप जो है वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जब आप ये सोचने लग जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे दोनों एग्जाम के ब्रिजिंग करने के लिए। दोनों एग्जाम के बीच में ब्रिजिंग करने के लिए आपको बहुत इजी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सब बोलते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग को कैसे पढ़ना है, सबको पता है भाई आरबीआई के वर्किंग क्या है, आरबीआई के फंक्शंस क्या है, आरबीआई क्या काम करता है, क्यों काम करता है, मुद्रा क्या है, मनी क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विडेड मुद्रा मनी कौन सी है, M1 M2 M3 M4 M0 क्या है, ये सब ऑलमोस्ट अगर आपने तैयारी की है तो आपको ही पता होगा कि किस तरीके से चीजें चलती है लिक्विडिफिकेशन में। ठीक है, लेकिन अब इसको आप पीसीएस और यूपीएससी में किस तरीके से एक ही पैटर्न पे पढ़ सकते हैं, अलग अलग देने की जरूरत नहीं है इसको टाइम, एक ही तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट चीज पूछी जा रही है। अगर हम बात करें उत्तराखंड पीसीएस 2024 का क्वेश्चन है मनी एंड बैंकिंग का, वो क्या पूछता है कि किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा है, यहाँ पर एडिबल आइटम्स और एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करिए कि कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है। कि मतलब कई तरीके की मुद्रास्फीति होती है, हेडलाइन होती है, कोर होती है। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सी मुद्रास्फीति है जिसमें खाद्य मतलब एडिबल्स और ऊर्जा जो एनर्जी सोर्सेज है उनकी जो कीमत है उनको भी जोड़ा जाता है, तो वो भाई कौन सी है, यहां से ये देखा जाएगा। अब इसी तरीके से आप देखें कि मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। 2017 का यूपी पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन क्या कि केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति या ईंधन मुद्रास्फीति से, या केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से, या फिर खाद्य मुद्रास्फीति या ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से। तो यहां अगर आपने पीवाईक्यूज देखे हैं, एनालिसिस किया है, तो यहां पर कोर के बारे में बात कर रहा है, तो हमें पता चल गया कि कोर मुद्रास्फीति क्या है, वो मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मतलब ऊर्जा सोर्सेज को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं उनकी कीमतों को जोड़ा जाता है, तो कोर मुद्रास्फीति आती है। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास कि हेडलाइन मुद्रास्फीति। क्यों, क्योंकि कोर मुद्रास्फीति में क्या किया जाता है, क्या जोड़ा जाता है भाई, उसमें खाद्य और ऊर्जा को छोड़ दिया जाता है, उनकी कीमतों को छोड़ दिया जाता है। अब यहां पर ये था स्ट्रेट क्वेश्चन, अगर आपने मुद्रास्फीति पढ़ा, मुद्रास्फीति के बेसिक्स पढ़े, उसके फंडामेंटल्स पढ़े, उन फंडामेंटल्स के बेस पे आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही यूपीएससी में देखेंगे तो यूपीएससी में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 2019 का ही क्वेश्चन है और 2021 में भी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, 24 में भी क्वेश्चन देखने को मिला था कि इसमें टैक्स के बारे में ज्यादा पूछ रहा था। इनविट टैक्स जो है क्या उसके ऊपर जो है इनविट टैक्स जो है उनके ऊपर क्या कोई एडिशनल टैक्स लगता है, उनके अर्निंग्स के ऊपर क्या कोई एडिशनल लाभांश के ऊपर क्या एडिशनल टैक्स लगता है या नहीं लगता, वो स्टेटमेंट वाइज पूरा क्वेश्चन था। तो उसमें डायरेक्ट था कि भाई टैक्स तो उसमें लगता है, तो वो स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि टैक्सेशन, मनी, बैंकिंग में आपके कंसेप्ट जो हैं वो और साथ ही साथ उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो जब आप दोनों को मर्ज कर देते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं किसके लिए, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए। तो इसी तरीके से आपको दोनों की तैयारी करनी है। बेसिक्स जो मैं आपको बताने वाला था वो आपको 3 से 4 चीजें जो लास्ट के लिए मैंने छोड़ा था, वो 3 से 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी वो 3 से 4 चीजें हैं भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पहला कि जब कभी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें उसके बेसिकली फंडामेंटल्स पढ़िए, फंडामेंटल्स पढ़िए।
फंडामेंटल्स मतलब उसकी डेफिनेशन पढ़िए, क्योंकि पीसीएस ज्यादातर डेफिनेशंस के ऊपर बात करता है। उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़िए कि कौन कौन से उसमें कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो उसमें जोड़े जोड़े जाते हैं। जैसे अगर मुद्रास्फीति है तो मुद्रास्फीति में क्या क्या चीजें जोड़ी जाती है, किस मुद्रास्फीति में क्या जोड़ा जाता है, क्या नहीं जोड़ा जाता। सिर्फ मुद्रास्फीति नहीं, अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी अगर नमक सत्याग्रह हुआ तो नमक सत्याग्रह होने के पीछे क्या कारण थे। क्या गरीबों के लिए सस्ता करना था? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या जो टैक्स लगाए जा रहे थे उसको हटाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। तो यहां से आपके फंडामेंटल्स पूरे होने चाहिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए जा रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेंस में तो आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आ गया तो वहां फंस जाओगे, क्योंकि जनरली तो लग रहा है हाँ गरीबों के लिए किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं था। ठीक है, तो फंडामेंटल्स को करिए। सेकंड, कि कोर वैल्यू क्या है। कोर वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की, वो उस पर्टिकुलर जो भी आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसकी कोर वैल्यू क्या है, वो आप क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप जलियांवाला बाग पढ़ रहे हैं तो उसमें आप रोलेट एक्ट को पढ़ने के पीछे क्या कारण है। अगर आप रोलेट एक्ट तक पहुंच गए हैं तो फिर आप जनरल आर डायर ओ डायर पे भी पहुंचे होंगे। तो जब आप इस तरीके से जनरल डायर्स पे भी पहुंच रहे हैं तो फिर आप उधम सिंह पे भी पहुंचेंगे। जब आप उधम सिंह पे पहुंचेंगे तो आप जो है वो लिंक करेंगे कि क्या कारण था इन सब चीजों का। और वहां से आप जब असहयोग आंदोलन पे, जब जो है खिलाफत मूवमेंट पे पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि खिलाफत मूवमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस से, क्या कारण थे, इंडिया में क्यों हुआ, इंडिया में होने का क्या कारण था, गांधी जी ने किस तरीके से उसका फायदा उठाया। ठीक है, किस तरीके से उसको रोल प्ले बनाया अपने खुद के मूवमेंट का। तो ये इंटरलिंक करना पड़ेगा, चाहे पीसीएस में है चाहे आप यूपीएससी में, किसी भी, क्योंकि बच्चों के मन में बी ऑप्शन बी चलता रहता है हमेशा कि क्या करें क्या ना करें, चाहे वो यूपीएससी में है चाहे वो पीसीएस में है, कोई भी एग्जाम देते हैं, या बेशकली आप जो है, बेशक आप जो है बात करें कि आप कोई वनडे एग्जाम भी दे रहे हो तो आप यही बेसिक बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी तो आप पढ़ते ही हैं। आपने एसएससी की तैयारी की, करते करते मन किया कि यार मैं थोड़ा और एडिशनल कुछ पढ़ लूं, मैं तो जो आईएएस भी बन सकता हूँ। ठीक है, एसएससी के लिए करते करते, तैयारी करते करते आपको लगने लग जाए कि मैं आईएएस भी बन सकता हूँ, यूपीएससी भी दे सकता हूँ। तो आप इस तरीके से पढ़िए उसको, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप पहले उसके फंडामेंटल्स को पढ़िए, उसकी कोर वैल्यू को पढ़िए, उसकी कोर वैल्यू से आप लिंक करिए। लिंक क्या करना है? प्रीवियस नॉलेज को लिंक करना है कि आपने जो भी पढ़ा वो पीछे किस तरीके से रिलेट कर रहा है, पीछे की चीजों से किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो आप। कि क्या अगर आप जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो फंडामेंटल्स आपने पढ़ लिए, जो उसकी कोर वैल्यू अगर आपने पढ़ ली, तो क्या आप उसको लिंक कर पा रहे हैं खिलाफत मूवमेंट से। या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए इतना जो कॉन्फिडेंस था उस गांधी जी का, उस कॉन्फिडेंस को क्या आप 1917 1918 के लिंक कर पा रहे हैं? चंपारण मूवमेंट से हो, चाहे वो आपका एल्बर्ट बिल से हो 1915 में, ठीक है, चाहे फिर वो आपका 1918 में अहमदाबाद या फिर खेड़ा मूवमेंट हो, क्या आप उसको लिंक कर पा रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस गांधी जी में आया कहां से। ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, अपना खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको वो इंटरलिंकिंग सीखनी पड़ेगी। प्रीवियस नॉलेज से आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरलिंकिंग सीखनी पड़ेगी। जब आप ये कर लेते हैं तो इसको अब बात होती है कि सर अब इसको हम याद कैसे रखें, इसको फिक्स कैसे करें ब्रेन में, किस तरीके से जब हम कभी भी कोई भी डेट पूछी जाए, आंख आप सो रहे हैं सुबह 3 बजे आपको उठा के एकदम से पूछा जाता है चलो भाई स्वदेशी मूवमेंट के बारे में समझाओ, तो कैसे उसको याद करें डेट वाइज, कैसे याद करें उसको इंसिडेंट वाइज। तो सबसे बेस्ट तरीका है उसका, जैसे ही आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लिया, तुरंत पीवाईक्यू लगाओ, साथ में एक आंसर लिखो उसका। और जब आप ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि 2 से 3 बार करने के बाद आपके पास, आपके लिए वो पर्टिकुलर चैप्टर, वो पर्टिकुलर टॉपिक, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और जो भी सब्जेक्ट के आप चाहते हैं कि सर हमें इसके पीवाईक्यूज के बिहाफ पे या इनके जो है कोर थीम्स के बिहाफ पे आप मुझे बताइए कि किस तरीके से हम यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम्स को या किसी भी वनडे एग्जाम को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वनडे एग्जाम्स के भी जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो बदल रहे हैं और वो धीरे 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 जो है वो अपना लेवल अप कर रहे हैं, यूपीएससी के लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप बेशक नेट की एक तैयारी भी कर रहे हो, आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हो, वहां पर भी अब जो है चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं और चीजें जो कंसेप्ट जो है
पूछे जाते हैं वो पीसीएस और यूपीएससी के लेवल पे पूछे जाने लगे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है आपका वो आप मुझे कमेंट कीजिए, टॉपिक आप मुझे कमेंट कीजिए, चैप्टर आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि आप वो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, या फिर सभी एग्जाम के लिए एक टॉपिक को आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।